नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आर के शिक्षा पीठ में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट प्रारंभ कर रखी है। उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हमने 2 लास्ट क्लासेस में पढ़ ली हैं। हमने आत्मनिष्ठ विधि पढ़ी, फिर उसके बाद हमने वस्तुनिष्ठ विधि पढ़ी। वस्तुनिष्ठ में कुछ विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम आज की क्लास में कुछ विधियां पढ़ेंगे। फिर हमारी अगर हो सका तो आज की क्लासेस में हमारी विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम सबसे पहले आज कौन सी विधि पढ़ेंगे? समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जेएल मोरेनो। समाजमिति विधि में क्या होता है? किसी भी समूह या संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन, यानी कि हमें बालकों का, जैसे आप समझिए बालकों का हमारा जो एक समूह है, उस समूह का हमें अध्ययन करना है। और उस समूह में हमें क्या जानना है? एक तो हम सबसे श्रेष्ठ बालक को जानना चाह रहे हैं, एक हम सबसे खराब या निकृष्ट बालक को जानना चाह रहे हैं, और एक हम सामान्य बालक को जानना चाह रहे हैं। अब आप पूरे समूह का, पूरी कक्षा का आप अध्ययन करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और बहुत समस्या भी आएंगी। इस विधि का उस वक्त प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं इस विधि का प्रयोग? हम बालकों के पास जाएंगे कक्षा में। हमने कहा कि बच्चों आज हम पिकनिक पर चलेंगे। पिकनिक पर चलेंगे तो आप लोगों को एक काम करना है। अब क्या काम करना है बच्चों? वो कहेंगे, उनसे कहो कि आप एक एक पर्ची लीजिए। एक पर्ची पे तो आगे तो आप नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए। पीछे आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 बच्चों के नाम लिखना है। एक, वो जाएगा पिकनिक पर तो ही मैं जाऊंगा। तो इससे क्या पता चला? यानी कि वो बहुत श्रेष्ठ बालक है, कि बहुत अच्छा बच्चा है, कि वो जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। एक क्वेश्चन है कि एक में है कि वो गया तो वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। एक तो वो जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, यानी कि वो बहुत अच्छा है, उसी के साथ जाना चाहे। दूसरा नाम क्या है? वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि उससे तो मुझे एलर्जी है, उसके साथ तो मुझे जाना ही नहीं है। यानी कि वो बच्चा कैसा है? बहुत खराब है, कि उसके साथ तो मैं जाना ही नहीं चाहता। और एक होगा नाम कि वो जाए तो या ना जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा हो गया? सामान्य वाला। तो इस तरीके से इनका पता लगाना। अब कक्षा के सभी बच्चों को आपने कहा कि आपको 3 नाम लिखना है। 3 नाम कैसे लिखना है? एक, वो जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, यानी कि सबसे अच्छे बच्चे का नाम। वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि सबसे खराब बच्चे का नाम। वो जाए या ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामान्य बच्चे। अब देखो, अब मान लो कि एक है राम है, और एक है मोहन है, और एक है किशोर। 3 नाम, 3 बच्चों के नाम आए। 3 बच्चों के नाम अच्छाई में आए मान लो। अब अधिकतर कम से कम 8 बच्चों ने तो कहा राम जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, 5 बच्चों ने कहा मोहन जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, और 2 बच्चों ने कहा किशोर जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। तो सबसे डिमांडेड बच्चा कौन है जिसके साथ सब जाना चाह रहे हैं? राम। यानी कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे अच्छा बच्चा कौन हो गया? राम हो गया। फिर आप देखिए, फिर नेक्स्ट है लता, रमा और सीता। 3 नाम आए। ये नाम है कि लता जाएगी, 5 बच्चों ने कहा लता जाएगी तो मैं नहीं जाऊं, यानी कि 5 बच्चों ने कहा। रमा जाएगी, ये कहा 2 बच्चों ने, रमा जाएगी तो मैं नहीं जाऊं। सीता के लिए 1 बच्चे ने कहा सीता जाएगी तो मैं नहीं जाऊं। तो सबसे ज्यादा ना जाना किसके साथ चाह रहे हैं? लता के साथ बच्चे नहीं जाना चाह रहे। तो सबसे खराब कक्षा में व्यक्तित्व किसका हो गया? लता का हो गया। और एक 3 नाम आए। 3 नाम सबसे ज्यादा 3 नाम क्या आ गए? रमेश, सुरेश, संदीप। 3 नाम है। इन 3 नामों में सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या कहा? इस रमेश के लिए कहा 5 बच्चों ने, सुरेश के लिए कहा 8 बच्चों ने, संदीप के लिए कहा 3 बच्चों ने। ये जाए
तो जाए या ना जाए मेरे फर्क नहीं पड़ता। रमेश के लिए कहा 5 बच्चों ने जाए नहीं जाए मेरे फर्क नहीं पड़ता। संदीप के लिए कहा 3 बच्चों ने ये जाए नहीं जाए मेरे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे सामान्य व्यक्तित्व तो किसका है? सुरेश का, कि ये जाए तो या ना जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे 3 व्यक्तित्व तो कैसे निकल कर आ गए? सबसे ज्यादा मत किसको मिले? राम को। सबसे ज्यादा बच्चे राम के साथ जाना चाह रहे, सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व। लता के साथ सबसे ज्यादा बच्चे नहीं जाना चाह रहे, सबसे खराब व्यक्तित्व तो पता चल गया। सुरेश सबसे सामान्य व्यक्तित्व कि ये जाए तो या ना जाए तो पता चला। तो इससे हमें क्या होता है? समूह की संरचना का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे और अब 3 विधियों को हम एक साथ लेकर पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधि है? अनुदेधर्य विधि, अनुप्रस्थ विधि और अनुक्रमिक विधि। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे? देखिए ये है, इनकी विशेषता क्या आपस में एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमें जल्दी समझ में आएगा। अनुदेधर्य विधि या कालानुक्रमिक विधि में क्या होता है? इसके अंतर्गत एक ही समूह का विभिन्न अवस्थाओं में उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कैसे? मान लो हमें बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है कि 5 वर्ष की आयु के बालक का व्यवहार कैसा होता है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरीके की उनकी मनोस्थिति, शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है। 5 एक हमें 7 साल के बच्चे का अध्ययन करना है, एक हमें 8 साल के बच्चे का, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, कोई भी टॉपिक हो है ना, उसका हमें मान लो अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे? एक ही समूह को लेंगे या फिर एक ही बालक के पूरे एक ही समूह के लंबे समय तक अध्ययन करेंगे कि 5 वर्ष की आयु में उस समूह में क्या अंतर आया, कैसा व्यवहार रहा। फिर 7 साल की आयु में उनका व्यवहार कैसा रहा, क्या परिवर्तन आए शारीरिक मानसिक। फिर 8 साल की उम्र में उनका क्या व्यवहार रहा, क्या परिवर्तन हुआ शारीरिक मानसिक। यानी कि एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, उसका क्या होता है? कालानुक्रमिक विधि। अनुप्रस्थ विधि इसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत का मतलब है कि इसमें एक ही समूह का लंबे समय तक की 5 वर्ष की आयु में उसमें क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ, 7 वर्ष की आयु में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन हुआ, तो ये बहुत अधिक समय खाती है। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमें 5 साल के बालक का, 7 साल के बालक का और 8 साल के बालक का हमें अध्ययन करना है। उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो इसमें तो क्या करेंगे? उसी समूह का लंबे समय तक अध्ययन करेंगे कि अब इनकी आयु में क्या अंतर, अब इनकी आयु में क्या अंतर, एक ही समूह को। और इसमें क्या करेंगे? विभिन्न समूह ले लेंगे। एक समूह तो ले लिया 5 साल की आयु का, एक समूह ले लिया 7 साल की आयु का और एक समूह ले लिया 8 साल की आयु का। तो एक साथ ही तुरंत आंकड़े आ जाए, क्या परिवर्तन होते हैं, क्या विकास होता है, क्या शारीरिक विकास, क्या मानसिक विकास, क्या व्यवहार में परिवर्तन, तुरंत 5 साल के आंकड़े आ गए। तुरंत दूसरे समूह का अध्ययन किया 7 साल के का, अब हमें इतना लंबा टाइम पीरियड छूट गया, बच गया। फिर हमें 8 साल का एक समूह हमने और लिया 8 साल की आयु का, उसका अध्ययन कर लिया कि 8 साल की आयु में क्या शारीरिक विकास होते हैं, क्या मानसिक विकास होते हैं, क्या व्यवहार रहता है, क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें तो क्या हुआ? एक ही समूह का लंबे समय तक। इसका हम लिखेंगे एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन, एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन। और इसमें क्या होता है? विभिन्न समूहों को लेकर एक साथ अध्ययन किया जाता है। और अनुक्रमिक विधि क्या होती है? जिसमें अनुदेधर्य और अनुप्रस्थ दोनों की विशेषता पाई जाए, वो कौन सी विधि होगी? वो अनुक्रमिक विधि कहलाएगी। कभी तो लंबे समय तक अध्ययन हो गया एक ही समूह का, कभी विभिन्न समूहों को एक साथ लेकर एक ही समय में अध्ययन हो गया। तो इसमें इन दोनों की विशेषता पाएंगे। आया समझ में? एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन, विभिन्न समूहों का एक ही बार में अध्ययन, तो इसमें तुरंत आंकड़े आ जाते हैं, इसमें अधिक समय लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। देखिए अब कुछ विधियां हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी तक इंपॉर्टेंट विधियां थी उनको हमने विस्तार से पढ़ लिया, जो एग्जाम में आई हुई हैं। मुख्यतः हमें मेन
उन्हीं पर जोर देना चाहिए जो एग्जाम में आई हुई है। वैसे हम सारी जो मेन थी सारी पढ़ चुके हैं। अब जो विधियां हैं इतनी जरूरी नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नामों का पता होना चाहिए। वो विधियां देखिए। मनोभौतिकी विधि, मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मनोभौतिक विधि में मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि, बालक की, ये जिन पियाजे के द्वारा दिया गया था, बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभेदात्मक विधि केटल के द्वारा दी गई है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि के अंतर्गत क्या है, व्यवहार की समानता असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। रेटिंग विधि थर्स्टन के द्वारा दी गई है। तो ये इसमें क्या होता है, किसी भी एक वर्ग को लेकर उसकी व्याख्या की जाती है। सामान्य किसी भी टॉपिक पर, जैसे खेल के मैदान पर उसकी रेटिंग करी गई, इस प्रकार से। कोटि विधि में चारित्रिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार विधि आप सभी जानते हैं, इंटरव्यू वगैरह इसमें आमने सामने बैठकर साक्षात्कार लिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? औपचारिक विधि और एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक विधि में तो क्या होता है, प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। अनौपचारिक विधि में प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते। यह आज हमारा विधियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे और इसके संप्रदायों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। विधियों की क्लास हमारी आज पूर्ण हो गई है। तो आप थैंक यू। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो भी आपके परिचित हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी शिक्षक भर्ती की, उन्हें आप शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।